प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिक्षक दिवस। और इस उपलक्ष्य में सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और शिक्षक बनना, शिक्षक का स्थान निश्चित रूप से एक बहुत ही सम्मान का विषय है। वक्ताएं बहुत सारे आए, बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए, लेकिन शिक्षक कभी मेरी प्राणी नहीं हो सकता, शिक्षक कभी सामान्य नहीं हो सकता। शिक्षक यदि विश्व में देखा जाए तो सर्वोपरि स्थान है तो शिक्षक का है। हम जितने ये विभिन्न प्रकार के कल कारखानाएं और कोई भी सेक्टर वगैरह देखते हैं जहां मतलब कोई ऐसे विभिन्न चीजों का निर्माण वगैरह संसाधन उपलब्ध करवाते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो शिक्षण संस्थान है जहां पे मानव को तराशा जाता है, उसको ये जो हमारे शिल्पकार होते हैं शिक्षक, और उसको बनाया जाता है। और वहां से तराशने के बाद, मानव को तराशने के बाद, मानव जब निकलता है फील्ड में, वो अपने अनुरूप, अपने शिक्षा के अनुरूप, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग अलग अलग रोल अपनाता है। चाहे वो फिल्मी दुनिया में जाए, चाहे पॉलिटिक्स में जाए, चाहे वो शिक्षक के क्षेत्र में जाए, चाहे इंजीनियर, डॉक्टर और डिफरेंट रोल्स में जाए, लेकिन उसको तराशने का काम, उसको बनाने का काम जो करने जा रहा है वो शिक्षक ही है। इससे बढ़ के कोई हो ही नहीं सकता। और इतिहास की साक्षी है, चंद्रगुप्त का नाम हम लोग सुनते हैं और इस तरीके से उनका मतलब इतिहास वगैरह पढ़ते हैं कि इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, जो सत्ता को एकदम उठा के फेंक देना, पलट देना, ये क्या एक सामान्य शिक्षक का ही काम है। उसको सामान्य कैसे बोला जा सकता है, निरीह कैसे बोला जा सकता है। इस तरीके से शिक्षक का जो सम्मान विद्यार्थी अपने समाज में, देश में जो मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। मैं एक दो छोटा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। ये शंकर दयाल शर्मा जी जब राष्ट्रपति थे तो यमन की यात्रा पे गए। यमन का राष्ट्रपति उनको रिसीव करने के लिए प्रोटोकॉल वगैरह सब तोड़ ताड़ के चला गया एयरपोर्ट पे। और एयरपोर्ट पे ही नहीं गए, एयरपोर्ट पे जाने के बाद में प्लेन के अंदर गए और वहां से उनको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद में अपनी गाड़ी में बैठाए। जब ड्राइवर उसको ड्राइविंग करने की बात है तो ड्राइवर को भगा दिया कि आप जाइए, और खुद ड्राइविंग करके ले आए। लाने के बाद में जब पत्रकार ने पूछा कि आपने इतना बड़ा ऐसा काम क्यों किया, अभी तक किसी ने किया नहीं, सारे प्रोटोकॉल वगैरह तोड़ दिया ऐसा, तो कहते थे आप तो सिर्फ राष्ट्रपति के रूप में गुजारते हैं ना। ये हमारे प्रोफेसर हुआ करते थे पुणे में, मैं इनके अंदर में पढ़ा हूं, ये हमारे गुरुजी हैं। ये मतलब राष्ट्रपति के रूप में सम्मान नहीं था। ये सम्मान मिला किस रूप में? शिक्षक के रूप में, शिक्षक के तरीके से हुए, इसलिए वो पूजे गए और इस तरीके से वो प्रोटोकॉल वगैरह को सब साइड करके इस तरीके से सम्मान व्यक्त किया गया। ये चीजें हुई जो हम आप कहीं से पढ़े जानते हैं। मैंने तो प्रत्यक्ष देखा हुआ है। जब ये 19 मैंने नवोदय विद्यालय बेगूसराय ज्वाइन किया और रामेश्वर सिंह वहां ये जिला पदाधिकारी हुआ करते थे, और बुखरान साहब हमारे जो आरपी सिंह जी भी बढ़िया से जानते हैं, उस दिन मौका मिला इनको भी काम करने का वहां पे उनके अंडर में। तो बुखरान साहब प्रिंसिपल हुआ करते थे जो नेत्रहाट विद्यालय का बेस था। जब ये रामेश्वर सिंह जी नेत्रहाट के ही स्टूडेंट थे, वो ये जिला पदाधिकारी थे और विद्यालय जब आते थे और आपके जो विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुआ करती थी उसमें, तो सबसे पहले उनको पैर छू के प्रणाम करना, और प्रणाम करने के बाद में कुर्सी पर बैठकर फिर मतलब थोड़ा मीटिंग अटेंड करना। ये सम्मान किसी को मिल ही नहीं सकता दुनिया में जो शिक्षक को मिल सकता है। अभी एक बहुत ही सारा ये फोटो काफी वायरल हो रहा था अपने ये वर्तमान के राम कोविंद साहब जो राष्ट्रपति है उनका, ये कानपुर में जब गए हैं वहां पे और कोई फंक्शन था बहुत बड़ा, और एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कोने में कहीं बैठे हुए थे तो मंच से उतर के जाके पहले उनको प्रणाम किया और उसके बाद में मंच पे गए और इस तरीके से मतलब अपना स्थान ग्रहण किया और फिर अपना जो वक्तव्य देने की बातें थी, बातें करने की बातें थी, इस तरीके से हुआ। और उन्होंने बताया ये हमारे गुरुजी प्राथमिक स्तर पे, माध्यमिक ये मिडिल स्तर पे हमको पढ़ाए हुए। तो इस तरीके से ये सम्मान मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया में किसी को मिल ही नहीं सकता है, उसका हकदार है, मिलता आ रहा है और आगे भी मिलेगा, तो सिर्फ शिक्षक को मिलेगा, दूसरा इसका सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता। आज ये परिप्रेक्ष्य तो इसको हम किसी भी तरीके से कम होता हुआ नहीं देख देता है। प्राचीन समय की बात है, गुरुकुल परंपरा भी थी। अब गुरुकुल परंपरा में क्या खासियत हुआ करती थी, जो उसमें ये उसका जो शिक्षा की बात है, चाहे औपचारिक शिक्षा हो चाहे अनौपचारिक शिक्षा हो,
दोनों शिक्षाओं का मतलब वहां पे दिया जाता था। जो औपचारिक शिक्षा से तात्पर्य सिंपल सा है, जो शास्त्रों का ज्ञान अर्जन करवाना, विषय वस्तु के बारे में बताना। अनौपचारिक शिक्षा जहां मतलब उसको ये नैतिक मूल्यों के ऊपर में पूरा विस्तार से बताना, उसको आत्मसात करवाना, कर्तव्य बोध का ज्ञान करवाना, व्यावहारिकता बताना, इस तरीके से संपूर्ण मतलब व्यक्तित्व का ये निर्माण हुआ करता था गुरुकुल में। हम प्राचीन समय में जाए तो ऐसा नहीं था कि जो मतलब केवल शिक्षा आदमी को, केवल जेंट्स को, पुरुषों को ही मिला करता था। ऐसा भी मतलब प्रमाण मिलता है कि जो ये स्त्रियों को भी शिक्षा मिला करता था, उनके भी गुरुकुल आश्रम हुआ करते थे। और निश्चित रूप से कोई भी समाज का उत्थान या देश का उत्थान तब तक संपूर्ण नहीं हो सकता, बेहतर नहीं हो सकता, जब तक कि ये जो स्त्रियां हैं जो शिक्षित नहीं। इसका एक छोटा सा एक प्रसंग है जो मैं बताना चाहूंगा। एक राजा की लड़की थी, राजकुमारी विद्योत्तमा, नाम सुने होंगे। और विद्योत्तमा देखने में खूब सुंदर और विदुषी थी वो। और जब शादी की उम्र जब उसकी हुई तो फिर बाद में उस जो राजकुमारी थी विद्योत्तमा, वो पिताजी के सामने एक शर्त रखी थी, जो मैं उसी से शादी करूंगी जो हमको शास्त्रार्थ में हरा दे। तो ये प्रचार प्रसार पूरा किया गया और इस तरीके की बातें हुई और स्वयंवर का स्थान रखा गया और एक से एक विद्वान लोग आए और वहां पे उनके साथ में शास्त्रार्थ जो आप हम भली बात है कि जो मतलब विषय वस्तु पे मतलब तर्क वितर्क चलता रहता है, जो झुक गया वही हारा, इस तरीके की बातें होती थी। और विद्योत्तमा में इतनी मतलब विद्वता थी जो मतलब सबको परास्त करती, कोई भी ऐसा मतलब विद्वान नहीं बचा जिसको मतलब वो जीत के जाए और उससे मतलब उसकी शादी हो। हालत खराब, जो एक विद्वान बहुत बड़े थे और वो जब हार गए और एक स्त्री से हारे तो अपने आप को बहुत अपमानित महसूस किया। और उसके पश्चात उन्होंने क्या किया, एक ठान लिया कि जो नहीं, इनके अहंकार को दूर करने के लिए हम ऐसा करें कि इसको मूर्ख से किसी से शादी करावे। तो मूर्ख से शादी कराने के क्रम में जब जाने लगे दोनों ये सब विद्वान सब, एक आदमी को देखा कि एक लड़का को देखा कि ये जो लकड़ी काटने वाला लकड़हारा लड़का जो जिस डाल पर बैठा उसी को मतलब काट रहा था। तो कहा कि इससे बढ़िया, इससे बड़ा तो कोई मिल नहीं सकता। उसको उतारा, उतारने के बाद में बोला कि जो चलो तुम्हें है ना ये एक ले चलते अपने साथ। हो तैयार नहीं हुआ कि नहीं हम नहीं जाएंगे। फिर बाद में उसको बोला कि जो ऐसा है कि तुम्हें काफी धन संपत्ति भी मिलेगी, एक सुंदर लड़की से तुम्हारी शादी भी करवा देंगे। तो तैयार हो गया कि चलो ठीक है। फिर बाद में सुंदर सा सुसज्जित कपड़ा वगैरह पहनाया, ये स्वर्ण आवरण जो है वो सब पूरा करवाया गया। और पूरा तिलक चंदन जो भी होता है ऐसा करके आओ पंडित जी उसको साथ में लेके उस में गए और राजा से रखा उनकी। और कि देखिए हमारे गुरु जी आए हैं। और उसके बाद में उससे शर्त करवाया कि देखो तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, वहां लकड़हारे से बोला कि तुम्हें बोलना नहीं है और तुम्हें जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर तुम इशारे में दोगे, जो तुम्हारी इच्छा उसके लिए कोई बंधन नहीं। तो क्या कि चलो ठीक है। फिर जब उसको ले गया विद्योत्तमा से एक ही शर्त रखा कि देखिए हमारे गुरुजी तो मौन धारण किए हुए हैं, वो बोलेंगे नहीं और आपके जितने भी प्रश्न उठेगा उसका आंसर ये मतलब अपने सांकेतिक भाषा से ही देंगे। विद्योत्तमा तैयार हो गई। फिर बाद में शास्त्रार्थ का जगह निर्धारित था ही, सब लोग बैठे। और इसके बाद में क्या हुआ कि विद्योत्तमा क्वेश्चन पूछना शुरू की। पहले एक अंग दिखाया जिसने विद्योत्तमा ने, उनका तात्पर्य था कि ब्रह्म एक है। कल ये जो लकड़हारा जो लड़का था उसने सोचा कि मेरे एक आंख फोड़ने के लिए इशारा करेगी। उसने फिर दो उंगली दिखाई कि तुम एक फोड़ोगे तो हम दोनों फोड़ देंगे। इधर जो विद्वान थे उसको मतलब अर्थ बताया कि देखो कि हमारे जो गुरुदेव, आपने कहा ब्रह्म एक है, लेकिन हमारे गुरुदेव जी का कहना है ब्रह्म एक तो भले ही है लेकिन उसमें आत्मा परमात्मा दोनों के मिलने से ही एक ब्रह्म का निर्माण। तो उसमें इनकी विजय हो गई। फिर उसके बाद में ये विद्योत्तमा ने ऐसा दिखाया 5 तत्व के तरफ इशारा कि तत्व 5 प्रकार के। तो ये लड़के ने सोचा कि नहीं ये तो थप्पड़ मारने की बातें कहने जा रहा, उसने भूसा दिखाया ऐसा। फिर बाद में जो विद्वान उनके साथ में थे उसने कहा कि जो देखिए हमारे आप तो बताया कि 5 तत्व होता है, ठीक है, लेकिन हमारे गुरुदेव जी कहने जा रहे हैं सांकेतिक भाषा में 5 तत्व अलग अलग बिखरे हुए तो कुछ ही अस्तित्व नहीं रखता है। 5 को जो एक साथ मिलाते हैं तो सृष्टि का निर्माण होता है। इस तरीके से शास्त्रार्थ हुआ। वो हार गई। हारने के बाद में शर्त कर लो उसकी शादी होने के बाद में
ये चलता गया। फिर जब वो एक ऊंट जाता हुआ दिखाई दिया और ऊंट का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण जो गलत तरीके से ऊंट इस तरीके से किया, तो उसको एहसास हुआ विद्वत्वा कि मेरे साथ तो बहुत बड़ा छल हो गया, एक मूर्ख आदमी से मेरी शादी हो गई, और ऐसा किया और बहुत ही अपने आप में पश्चाताप होने लगा और काफी अपमानित किया उसको। अपमानित करके फिर बाद में घर से निकाला। निकालने के बाद में बोला कि जब विद्वान हो जाओ, विद्वता तुम में आ जाए तब हमारे पास आना, नहीं तो मत आना। वो बेचारा भागता रहा, चलता गया इस तरीके से। फिर बाद में गुरुकुल आश्रम में भी गया तो फिर बाद में उसकी अवस्था ऐसी और कुछ ज्ञान नहीं, तो कोई गुरुजी उसको आश्रय देने के लिए तैयार नहीं। फिर भी मतलब बहुत विनती करने के साथ बाद में उसको रखा, ठीक है तुम काम करोगे इधर उधर, और साथ में एक काम और जरूर करोगे, सुबह और संध्या काल काली मंदिर है जो काफी दूर जाके वहां पे दीपक जलाओ। वो यही करता था कि अपना सुना करता था, और करता क्या बेचारा कुछ भी नहीं, लेकिन उसके अंदर अपमान की जो ज्वाला थी धधक रही थी। उसकी परम इच्छा थी कि मैं भी एक बेहतर विद्वान बनूं जो मैं अपमान का बदला ले सकूं। ये चीजें उसके अंदर में बनी हुई थी। और ये सब होने के बाद में वो निरंतर सेवा करता और उसकी बात को सुनता, जो पढ़ते पढ़ाते गुरुकुल का जो परंपरा था, और सुबह शाम जाके काली मंदिर में जाके अपना दीपक जलाने की बात। एक रोज क्या हुआ कि जबरदस्त बारिश हो रही थी, तो फिर बाद में ये बारिश में भीगता हुआ वहां तो गया। जाने के बाद ये सोचा क्या कि यदि दीपक को हम जलाएंगे तो मिल जाना है। फिर बाद में गुरुजी और जितने भी वहाँ के शिष्य वगैरह है वो कहेंगे कि ये गया नहीं है। तो उसने कहा कि इसको सब कुछ जानकारी मिले, इसलिए क्या क्या सिंदूर रखा हुआ था, सिंदूर लिया और काली की मूर्ति पर लगाने की बातें करने लगा। जैसे लगाने की बातें हुई तो ऐसा कहते हैं कि काली प्रकट हो गई और हाथ पकड़ने के बाद में बोला कि मांगो, तुम बता क्या मांगने चाहते हो। तो उसने यही मांगा कि हमें विद्वता आनी चाहिए, विद्वान मैं बनूं। तो जैसा कहते हैं कि उनकी ओठ ये जीभ पे ओम लिखा गया, और इसके बाद में उनको यह आशीर्वाद दिया कि जो भी पुस्तक तुम उल्टाओगे देखोगे वो सारा तुम्हारा कंठस्थ हो जाएगा। वो भागा हुआ अपना आया, जितने भी पुस्तकें थी वो सबको ये उल्टा दिया। उल्टाने के बाद में कंठस्थ हो गया, एक वरदान था देवी का। और उसके बाद में जब दूसरे रोज गुरुजी जब पढ़ाने लगे तो उसमें वो हंसने लगे और तर्क करने लगा और उसके बाद में विश्लेषण। फिर बाद में गुरुजी नाराज हुए कि ये मूर्ख कहाँ से बातें करने जा रहा। तो फिर बाद में एहसास करवाया कि नहीं, उन्होंने फिर अब जब व्याख्या उससे पूछा और जब करवाया तो उनको आश्चर्य लगा कि ऐसे हुआ कैसे। तो बताया कि ऐसे ऐसे सर हुआ, इस तरीके की बात है, मुझे वरदान मिला। उस दिन से उसका नाम काली का सेवक था, इसीलिए उसका नाम कालिदास पड़ा। कालिदास, काली का सेवक। और कालिदास महान प्रज्ञान विद्वान हुए। हम आप बेहतर बाकी करें, एक से एक में अभ्याम शाकुंतलम और बहुत सारी रचनाएं अनगिनत है जो ऐसा रहा। और विक्रमादित्य के 9 रत्न में उनका स्थान मतलब है, इस तरीके की बात हुई। और विद्वता प्राप्त करने के बाद में विद्वत्मा के यहाँ गए और उनसे बातें हुई। और जब उनकी बातें सुनी, कालिदास जब बोले तो पहचान गई विद्वत्मा कि वही है। और जब बोली तो बोलने से वो एकदम से भाषा से और उनकी बातों से मतलब प्रभावित हो गई और फिर अपना जीवन व्यतीत किए उस तरीके का। और कालिदास लेकिन अपने प्रेरक, अपने जो ये बताते हैं कि जो हमको जो दिशा निर्देशन या जो प्रभाव हमको मिला तो आज हम स्थान प्राप्त किए, ये विद्वत्मा की वजह से हुए, यही हमारी प्रेरक है। इस तरीके की बातें। तो देखो इस चीज को ये आध्यात्मिक रूप में हम भले ले जाए, लेकिन दूसरी तरफ ये वास्तविकता ये देखें हम लोग कि यदि हम लोग दृढ़ संकल्प, ये विवेकानंद जी का भी कहना है, कोटेशन है बहुत बढ़िया। यदि आप लक्ष्य कोई निर्धारित कर लेते हैं और उसको मतलब सोते जाते और मतलब हमेशा उसी की चिंता करते हैं, उसी के बारे में खोए रहते हैं और आप चयनित नहीं लेते जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, तो वो लक्ष्य आपसे दूर हो ही नहीं सकता। उस आदमी में कालिदास में इसी तरह की बातें थी। एक आदमी के अंदर असीम शक्ति होती है, एकाग्रता होती है। एकाग्रता होकर जो मतलब किसी चीज को प्राप्त करने की कोशिश करेगा तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, वो प्राप्त उसने कर दिया। इस तरीके की बात होती है। तो ये सब चीजें दर्शाता है क्या कि जो देखिए प्राचीन समय में भी और ये गुरुकुल आश्रम जहाँ चला ही करता था तो औरतें भी काफी शिक्षित हुआ करती थी। अब वास्तव में किसी बच्चे का जो मतलब व्यक्तित्व के निर्माण करने की बात है, प्रथम गुरु किसको माना जाता है? इसका ये जो औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा है, साथ में अनौपचारिक शिक्षा है जो वस्तु ज्ञान, अब क्या करना क्या नहीं करना, कैसे रहना कैसे नहीं रहना, या नैतिक मूल्य, इस तरीके का संस्कार जो देना है वो माता सबसे पहले माता, उसके बाद पिता, इस तरीके से मतलब समाज से मिलता है। और उसके बाद शिक्षकों के साथ में जाने के बाद में फिर
औपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है। तो निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। और ये जब दोनों का समाहित होता है, औपचारिक अनौपचारिक, तो व्यक्तित्व का संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जहाँ तक ये तो बातें हुई, हम अपना ये अनुभव बताना चाहेंगे। 80 के दशक में जो हमें ये ग्रेजुएशन और पीजी वगैरह के लिए 83 की बातें होगी, और उस समय शिक्षक को कोई बनना नहीं चाहता था। 80 के दशक की मैं बातें बताने जा रहा हूं। और समाज में हर एक चीज का परिवर्तन होता रहता है समय के हिसाब से, और शिक्षक को सबसे लास्ट में रखा जाता है। उस समय कोई क्लर्क बन गया, बहुत बढ़िया, रेलवे में, बैंक में या कहीं भी, इवन कोई सेक्रेटेरिएट में या पार्लियामेंट में कोई चपरासी है तो अरे क्या बात है, वहां पे चपरासी है, इस तरीके की बातें उसका स्थान। और टीचर्स का बहुत कम, इस तरीके की बातें। तो हम लोग को भी मतलब जैसे एमएससी की 83 में और करने के बाद में राजस्थान में क्या था कि जो उस समय हमारे समय की बातें मैं बताने जा रहा कि आप बीएससी कर लिए, बीएड कर लिए, 6 महीना के अंदर पीजी की सेकंड ग्रेड कहलाता था, आपको मिलना ही मिलना है, आपकी चॉइस है। हम लोगों को भी मतलब इस तरीके की बातें थी। लेकिन हमारी इच्छा क्या थी कि एक तो राजस्थान से एजुकेशन लेने के बाद कि हम सेंटर में आ गए, स्टेट में नहीं, तो हमारी अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिली स्टेट में ज्वाइन करने का, तो नहीं किया। और जब एक दूसरी बात थी क्या कि फर्स्ट ग्रेड से स्टार्ट करें कम से कम, तो मुझे अपॉर्चुनिटी बनस्थली विद्यापीठ की मिली। तो बनस्थली में मैंने ज्वाइन किया, तो वहाँ पे एक एलके और साहब थे जिनका मतलब सेवानिवृत्त होने जा रहे थे और बीएड कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे। तो उनके बारे में सुना कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट उनको मिला हुआ था, उसको छोड़ के वो एजुकेशन लाए, और उनकी जो अंतिम जो भाषण था मतलब रिटायरमेंट के समय का, उसके बाद वो चले गए थे। तो भाषण सुनने का हमें भी मौका मिला, और मैंने उस समय का, उस अंतराल की बातें मैं बताने जा रहा। तो वो शिक्षक के बारे में, अपने शिक्षा के बारे में पूरा विस्तृत विवरण किए, बताए, और लास्ट में उनका सब एक ही था कि मैं अगले जन्म में भी मेरा यदि जन्म हो तो मैं एक शिक्षक ही बनूं और दूसरा कुछ नहीं। इस तरीके की बातें मतलब ऐसी। दूसरी बात, बनस्थली की सर्विस करने के बाद में मुझे 1.5 साल मौका मिला यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में काम करने का। और वस्तुतः मैंने अपने जीवन में पूरा जहां भी घूमा, चाहे बिहार का रहने वाला हूँ और इसके राजस्थान में रहे या कहीं भी जाए, जो ये शिक्षक का रेस्पेक्ट, आदर, सम्मान नॉर्थ ईस्ट में मैंने देखा, ऐसा कहीं नहीं देखा मैंने आज तक। पूरे भगवान के रूप में उनको देखना, पूजना और आदर देना, तो ताजुब लगा हमें। आप घर पे जाइए तो पूरे परिवार उनके सामने मतलब इस तरीके से मतलब सम्मान देंगे, जो आपको लगेगा कि बाप रे बाप, मतलब हम तो इतना डिजर्व नहीं करते जितना वो रेस्पेक्ट देने जा रहा है। ये सम्मान मैंने आसाम में देखा। और मुझे याद है जब केंद्रीय विद्यालय मैंने ज्वाइन किया, छोटे छोटे 89 की बात है, मेरे छोटे छोटे दोनों बच्चे थे, और ज्वाइन किया था तो मेरी इच्छा नहीं थी। अरे परंपरा मैंने वहाँ का ये भी देखा कि एक आदमी का 2000 यदि पैसा मिलता है ना, तो 1200-1400 रुपये अपने बच्चे की ट्यूशन पे खर्चा करता है, अलग अलग विषय के एक टीचर, ऐसा। तो ये गाइडेंस वगैरह सर बच्चे को पढ़ाना है, ऐसा हम खूब मना किए, सब बातें हैं, लेकिन मानते नहीं। और मानने के बाद में क्या होता था, हमें याद है कि 3:20 पे जैसे केंद्रीय विद्यालय छुट्टी मिलती थी, 4 बजे जो हम कुर्सी पर बैठे तो रात के 9 बजे उठते थे। एक बैच आया, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, इस तरह से चलता था। इस तरह से बात होता। और मतलब एक सिर उठाने का फुर्सत नहीं, बीच में चाय आ रही, चाय पीने जा रहे हैं। अब दूसरा ये कहने की जरूरत नहीं कि पैसा क्या देना है, कितना देना है, वो लिफाफे में रख देना। एक बच्चे का हमें याद है कि 3 दिन ही क्लास किया और उसके बाद बीमार पड़ गया। उसके बाद उसके पिताजी आया कि सर ये लिफाफा ऐसा होता है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं ले ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो 3 ही दिन बच्चा पढ़ा है, इसका मैं कैसे ले सकता। तो सर वो ये आदमी जो रोने लगा कि सर बिल्कुल नहीं सर, आप भगवान हैं, आप बोलेंगे तो आशीर्वाद दे देंगे और आप ग्रहण कर लेंगे तो मेरा बच्चा मतलब काफी अच्छा हो जाएगा सर। अब मैं काफी बहस होती रही, लास्ट में मुझे झुकना पड़ा, लेना पड़ा। मतलब ये दर्शाता है कि उनका आस्था, उनका विश्वास कैसा। इस तरीके की बातें मेरे को देखने को मिला। इसके बाद में केंद्रीय विद्यालय से नवोदय में आए, तो नवोदय में जहाँ देखिए ये जो अपना जो गुरुकुल पुरानी बातें हम लोग करते हैं, उसी का एक स्वरूप हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ दोनों तरीके की शिक्षा है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हम लोग यहाँ पे देते हैं। आप कोई भी डे स्कूल है केवल औपचारिक शिक्षा ही देता है, सिर्फ आप पढ़ाते हैं, विषय वस्तु ज्ञान देते हैं, बाकी कुछ नहीं। इसके अलावा अनौपचारिक हम लोग क्या कहते हैं कि हाउस में बच्चा कैसे रहता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, ग्रुप में किस तरीके से उसका मतलब व्यवहार है, एक दूसरे के साथ में लाइज देंगे, ये बड़ों से कैसे व्यवहार करता है, नहीं करता है, ये सारी शिक्षा सारा चेक कौन करता है, हम आप ही करते हैं, बेहतर करते हैं। बच्चा डाइनिंग हॉल में खाना कैसे खाता है, किस तरीके से रहता है,
गेम्स के मैदान में बच्चे जब खेलते हैं कैसा, तो ये जो अनौपचारिक शिक्षा है जो हम लोग देने जा रहे हैं, और इसका मतलब कोई किसी से मुकाबला हो ही नहीं सकता है। आप देखिए कि लाखों रुपया को ये खर्चा करके बच्चा जो एजुकेशन लेता है तो उस गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा नहीं हो सकती है। वो प्रोफेशनल है, वो कमर्शियल है, वो पैसा दिया पढ़ाई किया, इस तरह की बात है, बस सामान्य रहेगा। जो लगाव, जो अंतर मन से लगाव की बातें आप करिए, जो इसमें नवोदय के बच्चों के साथ में आपका और बच्चों के बीच में होगा, वो दूसरा किसी से नहीं हो सकता। ये बात अलग है कि जो यहाँ से जाने के बाद बच्चे आपको पूर्ण, बहुत आप विश्वास करिए, बहुत ज्यादा याद करते हैं और हमेशा मतलब वो आपको भूलेंगे नहीं, आजीवन जिंदगी भर नहीं भूलते हैं इस तरह की बात। तो ये सब चीज हम लोग बहुत लकी है, और जो नवोदय विद्यालय एक प्लेटफॉर्म मिला, हम लोग अच्छे वर्क करने जा रहे हैं, और इस वर्क के सापेक्ष में आपको क्या मिल सकता है, इसका छोटा सा उदाहरण मैं बताना चाहूंगा। ये भी बाहर से नहीं लेने जा रहा, आप ही के विद्यालय से, आप ही के बीच में से। सत्यवान जो थे यहाँ मात्र 1.5 साल की सर्विस उन्होंने की। 1.5 साल की सर्विस करने के उपरांत अपने कार्य से, इवन कार्य से, व्यवहार से और शिक्षण से मतलब जितना प्रभावित किया है, उतना लोगों को वर्षों लगता है, लेकिन उस स्थान पे आने में दिक्कत महसूस होती है। मैं व्यक्तिगत प्रशासनिक क्षेत्र में देखूं तो एकेडमिक इंचार्ज, सॉरी, ये एग्जामिनेशन इंचार्ज होने के बाद में मुझे नहीं कभी ऐसा पता है कि जो मैं उनको बोलूं कि आप नोटिस निकालो, चाहे ऐसा करो, या मार्क्स आपका अपडेट नहीं हुआ, या आप मतलब अभी कंप्लायंस नहीं किए, कभी मौका नहीं, कुछ नहीं। इवन इन काउंसलिंग की बात है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वो आप पहले से अंतर होकर इस तरीके से करने जा रहे हैं। मित्रों के साथ में इतनी व्यवहार कुशलता जो पूछे मत, बच्चों के साथ में इतनी आत्मीयता, जो ऐसा, हम तो नए ज्वाइन किए 18 में, अब मैंने देखा जो आवाज आ रही थी मतलब 7-8 बजे मेस से, जब गए तो देखा कि वो खूब तन्मयता से आराम से क्लास वो लेके और पढ़ा रहे हैं मेस में इस तरीके का। मैंने कहा कि उसमें बीच में कि मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि पट्टा रीजन की तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि ऐसा आपकी टक्कर का कोई टीचर नहीं। तो आप कितना उसके प्रति डिवोटेड है और कितना काम करने जा रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी मिला है उसका कितना भरपूर फायदा उठा रहे हैं। और आप विश्वास कीजिए, बंदे कुछ दिन के लिए मतलब कुछ दिन पहले जो आए थे, तो आपने देखा कि भारी तादाद में बच्चे खींचे हुए चुंबक के तरीके से आए। क्या दिखाता है ये? वो भी एक शिक्षक थे। या रांची पहुंचे तो वही स्टेशन पे पहुंच जाना, या कलकत्ता पहुंच जाना, पता करना। एवं मुझे आज पूरा विश्वास है कि उनकी लाइफ आज भी उनकी रहती होगी जिन बच्चों के साथ में संपर्क में रहे। इस तरह की बात है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप स्थान बना सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। हम लोग कोई ज्यादा बेहतर कुछ नहीं किए, लेकिन हमें पूरा विश्वास है जो ये बेगूसराय वगैरह का हम याद करते हैं, हमारा गुण नहीं, हमारे बच्चों का मतलब ऐसा। जो 2013 में मैं गया वहाँ पे, सबको आमंत्रित किया था, बच्चे वगैरह को, और ये बच्चों ने आमंत्रित किया सभी टीचर्स को। इवन जो टीचर्स रिटायर हो गए थे उनको प्लेन का टिकट भी करवाया, जो केरला वगैरह के थे, और सब आए। और उसके बाद में बच्चे जो बहुत बड़े पोस्ट पे, मतलब इसका इनकम टैक्स कमिश्नर बना हुआ, तो सीए वगैरह है, एक यहाँ पे खड़गपुर आईआईटी में फैकल्टी है। तो उस तरीके से बच्चा सब, और वो बच्चा आपसे ऐसे मिल रहा है जैसे छोटे बच्चे जिस समय 6ठा-7वां वो बच्चा था, उस तरीके से आपसे मिल रहा, बातें करने जा रहा। तो जैसे खड़गपुर का लड़का था ये राम बाबू राय, जो अभी भी है वहाँ पे फैकल्टी, वो आया तो उससे बातचीत होने लगी, एकदम बहुत ही सिंपल, जैसे छोटा बच्चा रहता है ऐसे। मैंने कहा तुम वहाँ कैसे पहुँच गए? ये सर आईआईटी कानपुर से किया, उसके बाद में मास्टर डिग्री लिया मैंने बेंगलोर से, और फिर डीआरडीओ में मेरी सर्विस लग गई, लेकिन सब बंद भरा नहीं था, इच्छा हुई कि और पढ़ाई करें। तो आईआईएम ये कलकत्ता से मैंने वो कर लिया, पीएचडी की। अब पीएचडी करने के बाद में मेरी इसमें मतलब सर्विस लगी। तो ऐसे इस तरीके के बच्चे, और उसका असम्मान और उसका मतलब आत्मीयता जो देखा है इस तरीके का, कि ये चीजें जो गौरवान्वित एक टीचर को करता है, वो दूसरा उसका आनंद ले ही नहीं सकता है, वो एहसास ही नहीं कर सकता। इवन जो बच्चे की जो भावना है टीचर्स के प्रति, वो मतलब दूसरे प्रति इतनी नहीं हो सकती। तो निश्चित ही ये बहुत ही बेहतर, बढ़िया, मतलब आज के दिन में हम कहने जा रहे हैं कि इससे बेहतर ये जो अपना जीवनोपार्जन के लिए, और ये जो कहिए कि अपना जो नौकरी है और कर्तव्य है एक शिक्षक के रूप में, इससे बढ़ के कहीं कुछ नहीं हो सकता। ये हम लोग राधा कृष्ण साहब को तो याद करते ही हैं, ये अब्दुल कलाम आज़ाद साहब की, ये जो भी राष्ट्रपति जो थे, उनका वो रिटायरमेंट के बाद भी मतलब अंतिम श्वास तक मतलब एक अध्यापन का काम करते रहे, और उनको सबसे आनंद यही आता रहा
कि बच्चों के बीच में बच्चों से बातें शेयरिंग करना, उनको सुनना और उनको सुनाना, उनसे ऐसा करना। तो ये शिक्षक इस तरीके का है। शिक्षक कभी जैसे नेताजी रिटायर नहीं हो सकते, अन्ना होते हैं, ऐसे ही शिक्षक भी कभी रिटायर नहीं होता। वो ये पठन पाठन का कर्तव्य है उसका, पढ़ता रहता है, अध्ययन करता रहेगा, बच्चे उनके मिलते जाएंगे। बच्चे जो मिलेंगे तो अपने आप को रोक नहीं पाएगा उनको समझाने से, करने से। एक बात है, हमारे केंद्रीय विद्यालय के जो प्रिंसिपल हुआ करते थे, जिस समय हमें नौकरी लगी, एनपी राय साहब थे गोपालगंज के, तो हमें तो बातें बहुत महत्वपूर्ण की याद आती है। बोले कि जो देखो प्रदेश जी की संसार में 3 आदमी कभी बेरोजगार तो हो ही नहीं सकता। एक तो शिक्षक, मान लो कुछ नहीं, जॉब नहीं मिला तो घर पे भी है तो ट्यूशन पढ़ाएगा, 10 बच्चे को पढ़ाया तो उसको अपना अर्निंग होगा ही होगा। इस तरीके का कहीं भी रहेगा, अपना अर्निंग करेगा, बहुत बढ़िया स्थान मिलेगा। दूसरा वकील, वो मतलब इतनी पॉपुलेशन है तो आदमी आपस में लड़ेंगे ही, कुछ होगा ही और केस बनेगा ही, आएगा ही। और तीसरा डॉक्टर, स्वाभाविक है इलाज, ये बीमार होना ही है, बीमार होगा तो उसको इलाज करवाना ही है तो डॉक्टर के पास। ये 3 आदमी कभी बेरोजगार हो ही नहीं सकता और न किसी के भरोसे रह सकता कि हाँ उसको जॉब मिले तभी उसका काम चला। यार टीचर तो कहीं बैठ गया अपने गांव में भी तो बढ़िया से मतलब 10 बच्चे इकट्ठा कर लिए, और वकील साहब अपना कोर्ट लगा लिए तो 25 रुपए के स्टाम्प बनाने वाला तो आ ही जाएगा। सब तरह की बात है, ऐसे ही डॉक्टर की सब तरह की बात है। दूसरा, जब केंद्रीय विद्यालय से नवोदय में आने की बात हुई तो वो बहुत मना करते रहे। उस समय 2 बातें हुआ करती थी। एक तो क्या है कि 89 का जो सिचुएशन था नवोदय का, राममूर्ति आयोग का डिसीजन वगैरह, उसमें मतलब ऐसा था कि रहेगा नहीं रहेगा या मर्ज हो जाएगा केंद्रीय विद्यालय में, इस तरह की बातें, उनका नेगेटिव जो मतलब रिपोर्टिंग थी जिसके बाद, तो वो कहते थे नहीं तुम यहीं रहो, और तुम क्यों जाना चाहते हो? तो मैंने कहा सर देखिए वहाँ बहुत बढ़िया मकान मिलता है, बिजली पानी के लिए मिलता है, खाना मिलता है, बच्चों का एजुकेशन है, इस तरीके का मैंने गिना। उनका एक हमको याद है, बोला कि प्रदेश जी एक बात सुनाओ, एक रसगुल्ला तुम्हारे मुंह में डाल दे और ऊपर से 10 मन वजन डाल दे सिर पे, आप पूछे रसगुल्ले का स्वाद कैसा है तो कैसा लगेगा? तो ये तुम्हारा नवोदय उस तरीके का, क्योंकि उनका अनुभव इस तरीके से भी था। एक तो टीचर गए भी थे वहां पर डेपुटेशन में बाहर, और इस तरीके का वर्किंग केंद्रीय विद्यालय से क्या था कि तो 5 घंटे 6 घंटे आपने ड्यूटी दी और आप आ गए, उसके बाद अपना ऑनलाइन। और नवोदय में तो ऐसा नहीं, इस तरीके की बातें, तो उसको देख के और तरह की अनुभव था, तो इस तरह की बातें थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जो आनंद नवोदय में है, जो बेहतर, ऐसा हमने गुणगान इसका सतवान का भी किया। सतवान ऐसा नहीं था कि उसने संघर्ष नहीं किया, सतवान में ऐसा नहीं था कि जिसको परेशानी नहीं हुई। हमें याद है कि यार ये हमारे कुशवाहा जी बढ़िया से जाते, उसने लेटर बना के दे दिया था कि सर मैं रेजिग्नेशन देने जा रहा, मैं हाउस से भी और इससे भी मैं देने जा रहा हूँ, पोस्ट से भी। इस तरीके का वो मतलब इस तरीके से बच्चों की जो मतलब बातें आ जाती है, लेकिन जब उसको डील कर लेते हैं, समझा देते हैं और उसके बाद वो आनंदित होते हैं, जो पूछिए बता। दूसरा बात, वो बच्चा बेवकूफी जो करता है, ये बात फैक्ट है, बच्चा है गलती करेगा, लेकिन जो आप उसको डील कर दे रहे हैं और उसको रास्ते पे ले आ रहे हैं, तो वो आप विश्वास करिए, आप उसके लिए एक आदर्श हो जाते हैं जो जिंदगी में कभी आपको भुला नहीं सकता। और इवन वो कहेगा कि जो मैं आज जहाँ पे जिस स्थिति में हूँ तो उसका श्रेय उन टीचर को जाता है जिसके वजह से मैं आज एक बार पुनः शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी शिक्षकों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे आशा है कि पूर्ण विश्वास से, बेहतर उत्साह से और बेहतर हम लोग काम करेंगे, एंजॉय करेंगे। धन्यवाद।